बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी एक ही खाला थी, अम्मी से छोटी थीं, तभी हम इनको छोटी खाला कहा करते थे। बहुत प्यारी सूरत और मनमोहनी शख्सियत की मालिक थीं। वो हमसे और हम इनसे बहुत प्यार करते थे। इनकी शादी हुई तो अम्मी जान ने उन्हें जहेज में काफ़ी कुछ दिया, क्योंकि नाना जान वफात पा चुके थे और मामू हम लोगों की बात न पूछते थे। वो एक अमीर घराने के दामाद हो गए तो हमसे रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया। यूँ एक तरह से छोटी बहन की शादी का फरीज़ा अम्मी जान ने अदा किया। सद शुक्र के खाला की शादी अच्छे घराने में हो गई। बेहद शरीफ लोग थे, सफ़ेद पोश थे और मुख्तसर फैमिली थी। हम खाला से मिलने जाते तो वो हमारी बहुत कदर करते, मकदूर भी खातिर मदारत करते और गोया बिछ बिछ जाते थे। मुझे खाला के ससुराल वाले अच्छे लगते। हम वहाँ हम लोगों को मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती। अम्मी जान खाला की तरफ से मुतमिन हो गईं कि वो खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रही थीं। कहते हैं कि खुशियों के दिन सदा नहीं रहते। यही हमारी खाला जान के साथ हुआ। खुदा की करनी इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई कि खालू जान का ऐन जवानी में हार्ट फेल हो गया और हमारी प्यारी छोटी खाला भरी जवानी में बेवा हो गई। वो 2 बच्चों की माँ थी। बेटी 6 साल की थी और बेटा अहमद अभी 8 बरस का था। दोनों ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। नानी जान ने काफ़ी समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और ज़िंदगानी का सफ़र लंबा है। निकाह सानी कर लो, बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और मैं सुकून से मर सकूँगी। खाला ने इनकार कर दिया, ना जाने दूसरा शोहर किस कमाश का हो। खाला के सास ससुर बूढ़े थे, नंदे ब्याहता थीं। छोटी खाला ने अपने ज़ईफ़ सास ससुर को तन्हा छोड़ना गवारा न किया। खालू का मकान ज़ाती था जिसमें ये लोग रहते थे। इसके अलावा एक चलती हुई किताबों की दुकान थी जिसको इनके छोटे देवर ने संभाल लिया। यूँ इनकी गुजर बसर बदस्तूर सफ़ेद पोशी में होती रही और इनके दोनों बच्चे तालीम हासिल करते रहे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि नसीमा और अहमद जवान हो गए और उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली। नसीमा की शादी इसकी फुफ्फो के घर हो गई और अहमद नौकरी की तलाश में सरगर्दा फिरने लगा कि बेवा माँ को सुख पहुँचा सके। मैं 10वीं जमात में थी। हम अब भी खाला के घर जाते और मैं अहमद से मिलती, बातें करती। हमारे दरमियान पसंदीदगी का रिश्ता इस्तवार हो गया। ये वालदा ने महसूस कर लिया। तभी दोनों बहनों ने आपस में सलाह मशवरा किया और मेरी निस्बत अहमद से ठहरा दी गई। जिन दिनों बीए के फाइनल ईयर में थी, वालिद साहब बीमार पड़ गए। इनके इलाज पर काफ़ी खर्चा आया, जिसकी वजह से हमारे माशी हालात भी दरगरकों हो गए। ज़रूरत वक्त के तहत वालदा ने मकान के दरमियान दीवार उठाकर घर का आधा हिस्सा किराए पर दे दिया। हमारे किराएदार का लड़का फहद खूबरू नौजवान था। वो पहले ही रोज़ अच्छा लगा। हम इनके घर जाते और वो हमारे घर आते। रफ्ता रफ्ता मैं और फहद एक दूसरे से मानूस हो गए। बीए के फाइनल पर्चे होने वाले थे। इम्तिहान की तैयारी के लिए अपनी एक क्लास फेलो मदीहा के घर रोज़ शाम को जाने लगी। इसका घर हमारे मकान के अकब में था। मदीहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसके वालिद बैरून मुल्क रहते थे। घर में सिर्फ ये माँ बेटी होती। जब मैं इनके घर जाती अक्सर इनकी वालदा सोई होती या फिर मिलने मिलाने अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई होती। मदीहा एक लाव वाली सी लड़की थी, मगर संजीदगी से पढ़ाई करती। वो क्लास में अच्छी पोजीशन लेती थी, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में शानदार नंबर आते। मैं इससे मदद लिया करती। फ़हद को इल्म हुआ कि मैं अपने घर के अकबी मकान में रोज़ जाती हूँ, तो वो वहाँ आने लगा। गली में ठहर कर मेरा इंतज़ार करता। मैं इसे कहती, जब हम घर में बातें कर सकते हैं तो तुम यहाँ आकर क्यों खड़े होते हो। बिला आखिर इसने बता दिया कि इस गली में एक मकान है जो खाली पड़ा हुआ है। इस घर की चाबी मेरे पास है। वो किसका मकान है और तुम्हारे पास चाबी कैसे है। कभी हम दोस्त यहाँ गपशप करने आ बैठते हैं। अपने दोस्तों का इंतज़ार करता हूँ। मकान के मालिक अब्बू के दोस्त हैं जो इन दिनों बैरून मुल्क गए हुए। मकान की चाबी अब्बू को दे गए हैं। मैं कभी कभी वो चाबी इनकी अलमारी से उठाकर यहाँ आ जाता हूँ और अपने नौकर से सफाई करा देता हूँ। यह काम अब्बू ने मेरे ज़िम्मे लगा दिया है क्योंकि इनको फुर्सत नहीं मिलती। इसने बताया, एक दिन वो बदस्तूर पिछली गली में मिला। मुझे देखकर ठहर गया और बोला, क्या तुम अब्बू के दोस्त का मकान देखोगी? बहुत खूबसूरत है अंदर से,
इस कदर शानदार है कि देखोगी तो हैरान रह जाओगी। मैंने तजस्सुस के मारे कहा, अच्छा दिखाओ, तो इसने गेट खोला और मुझे अंदर ले गया। वाकई मकान बहुत शानदार था। आला फर्नीचर और बैरून मुल्क से लाई गई सजावट की उम्दा और कीमती चीज़ें थीं। हम चंद मिनट वहाँ बैठे और फिर बाहर आ गए। मैं अपने घर चली गई। वो गेट को ताला लगाने के लिए वहीं रुक गया। मुझे इल्म ना हुआ कि हम दोनों को खाली मकान के अंदर जाते और इकट्ठे बाहर आते हमारे एक पड़ोसी के नौकर ने देख लिया है। इसने अब्बू को बता दिया कि आपकी बेटी आपके किरायादार के लड़के के साथ पिछली गली के खाली मकान में गई थी। मैंने खुद दोनों को वहाँ जाते देखा है। वाले साहब ये सुनकर आग बगोला हो गए। उन्होंने इतला देने वाले शख्स से मिन्नत की कि इस बात का किसी से तज़किरा ना करे। आते ही उन्होंने किरायादार को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया और मेरा भी मदीहा के घर आना जाना बंद करा दिया। कहा कि बीए के पर्चे देकर अब तुम घर बैठ जाओगी। 6 माह तक इसे फ़ोन न किया था। अहमद की नौकरी लग गई। अगरचे मामूली मुलाजमत थी, लेकिन वो बहुत खुश था। तभी खाला बार बार आने लगी। वो शादी की तारीख लेने आई। इनके सास ससुर बूढ़े और बीमार थे। चाहती थीं कि ये दोनों बुजुर्ग पोते की शादी की खुशी देख लें। एक रोज़ बैठे बैठे ख्याल आया कि खाला तारीख लेने आ रही हैं। बिला आखिर एक रोज़ तारीख रख दी गई और मैं हमेशा के लिए अहमद की हो जाऊंगी। शादी के बाद तो फाहद से फ़ोन पर बात करना नामुमकिन होगा। क्यों ना आखिरी बार फ़ोन करके इसे बता दूं कि मैं बाबल के घर से रुखसत होने जा रही हूँ। इसी दिन मदीहा के घर चली गई और इसके घर से फाहद के दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिलाया। इत्तेफाक के इसके दोस्त ने उठा लिया। बोला, आप कौसर बात कर रही हैं? अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया। फाहद आपको बहुत याद कर रहा है। दरअसल इसका एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़ख्मी है और फ़लाँ हॉस्पिटल में है। प्लीज़ अगर मुमकिन हो तो एक नज़र इसे देख लें। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे फाहद से मोहब्बत ना थी। अहमद ही मेरे बचपन की पसंद था, लेकिन फाहद से एक लगाव ज़रूर था। पहले दिन से ही अच्छा लगा था। दरअसल वो एक भोला भाला सा लड़का था। इससे बात करके अपनायत का एहसास होता था और बस। इसने कभी मुझसे गलत या अलग किस्म की बात ना की थी। इतवार था, तभी इसके दोस्त के बताने पर मैं फाहद को देखने हॉस्पिटल चली गई। वो वाकई वार्ड में दाखिल था और ज़ख्मी हुआ था। मुझे देखकर खुश हुआ और खुशी से इसकी आंखें चमकने लगी। वहाँ चंद मिनट रुकी और फाहद से 2-4 बातें की। इसे बताया कि मेरी शादी अहमद से होने वाली है। शायद अब दोबारा तुमको ना मिल सकूं। तुम्हारी खैरियत फ़ोन पर पूछ लूँगी। जब हॉस्पिटल से निकली तो इसके दोस्त ने कहा कि आप पैदल मत जाइए, मैं आपको जहाँ कहती हैं पहुँचा देता हूँ। मैं चली जाऊँगी रिक्शा लेकर। मैंने कहा तो फाहद बोला, साबर के साथ चली जाओ कौसर, ये तुमको घर के पास उतार देगा। यहाँ से रिक्शा पर क्यों कर जाओगी? ये इधर ही जा रहा है। फाहद ने इतबार दिलाया तो मैं साबर की गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में इसने कहा, तुम्हारे बराबर एक डब्बा रखा है, ज़रा इसे खोल कर देखो, शायद तुमको कुछ पसंद आ जाए। तुम्हारी शादी हो रही है तो फाहद की तरफ से तुम गिफ्ट रख लेना। मैं पिछली नशस्त पर बैठी थी, बुरका लिया हुआ था। साबर की गाड़ी में रखा डब्बा खोलकर देखा, इसमें जेवरात भरे हुए थे। अरे इतने सारे जेवर, क्या सोने के हैं? मेरे मुंह से निकल गया। हाँ भाई सोने के हैं। किसके हैं? मारे तजस्सुस से पूछा। मेरे हैं और किसके हैं? मैं ज्वेलर का बेटा हूँ और हम सोने का कारोबार करते हैं। सराफ हैं, हमारे लिए सोना कुछ नहीं। जो लेना है पसंद कर लो। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं लेना। तहैयर बड़े लहजे में मैंने कहा, वैसे ये सब तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझे पसंद आई हो, क्या तुम्हारे वालिदैन बाकायदा रिश्ता लाएंगे? मैंने यूं ही सवाल कर दिया। हाँ हाँ भाई, मैं तुमको इज्जत से ब्याह कर ले जाऊंगा और सोने से ला दूंगा। भला अहमद से शादी करके तुमको क्या मिलेगा? यकीनन वो मुझसे अमीर ना होगा। इस बारे सोचना ज़रूर, क्योंकि शादी एक बार होती है और किस्मत से किसी लड़की को इतना अमीर घर नसीब होता है। घर के करीब वो मुझे उतार कर चला गया और मैं इसके कहे हुए जुमले जहन में बैठाकर घर तक आ गई। रात भर सोने के जेवरात से भरा वो डब्बा और इसके कहे हुए अल्फाज जहन में गूंजते रहे। सोचती रही कि अहमद एक मामूली तनख्वाहदार है, वो कभी तरक्की भी न करेगा। खाला ने बेवकी में उम्र काट दी। भला इनके पास क्या है और मुझे क्या मिलेगा? सारी उम्र की वही सफ़ेद पोशी और खाने को रूखी सूखी। मेरे बच्चों का बचपन क्या होगा? अगर इस वक्त दुरुस्त फैसला ना किया, उम्र भर की गुर्बत गले पड़ जाएगी। साबर ने दुरुस्त कहा है कि ऐसे अमीर घर के रिश्ते किसी नसीब वाली को ही मिलते हैं।
सुबह तक सोचती रही और जागती रही। अगले रोज़ खाला आई और अम्मी से कहा कि बरी ना जहेज, बस 2 कपड़ों में कौसर को ब्याह लेंगे। अपने घर की तो बात है, मुझे इनके ये अल्फाज बुरे लगे। मेरा जहन तो जेवरात से भरे डब्बे में अटक गया था। मैंने अहमद से शादी से इनकार कर दिया और अब जब वालदा ने पूछा तो बता दिया कि मैं एक अमीर घराने के लड़के साबर को पसंद करती हूँ। वो ज़िंदगी की हर नेमत से माला माल है और आपकी बहन के पास रखा ही क्या है। बरी में चढ़ाने को 2 जोड़े और एक जेवर तक नहीं है। माँ ने कहा, जहाँ शादी करना चाहती हो इन लोगों से कहो रिश्ता ले आए, मैं फिर फैसला करूँगी। मैंने साबर को फ़ोन करके खुशखबरी सुना दी। वो तो नहाल हो गया। 2 दिन बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में माँ को लेकर आया। अम्मी ने घर देखने की फरमाइश की तो उन्होंने घर दिखाया। घर क्या था, गोया एक नवाब का शानदार महल था। आला कीमती फर्नीचर, मखमले, पर्दे, क्या शय नहीं थी। वालदा तो इनकी इमारत देखकर बस दंग रह गई। वालिद बीमार रहने लगे थे, रिटायरमेंट ले चुके थे। इन्हीं दिनों इनका इंतकाल हो गया तो वालदा मेरे लिए फ़ैसला करने में आज़ाद हो गई। उन्होंने मेरी खुशी के लिए अपनी बहन के मुफलिस बेटे का रिश्ता रद्द कर दिया। बहन इनको बहुत प्यारी थी लेकिन औलाद से ज़्यादा प्यारी ना थी। मेरी शादी साबर से हो गई। ब्याह कर इसके बंगले में आ गई। बहुत खुश थी। अपनी किस्मत पर नाज़ा रहने लगी कि वाकई इतने सारे जेवरात मेरे पास थे कि जिनका तो आम औरत तसव्वुर भी ना कर सकती थी। 6 माह खुशियों से भरे गुजर गए। इस कदर ऐशो आराम कब सोचा था। साबर से शादी पर कोई पछतावा ना होता था, बल्कि अहमद से शादी ना करके खुश थी और ख़ुद को अक्लमंद समझती थी कि बर वक्त फ़ैसला करके अपनी किस्मत जगा ली। ये 4 दिन की चांदनी थी। वही मिलता है जो नसीब में होता है। दौलत मिली तो मगर खाला की सफ़ेद पोशी में जो मोहब्बत और शराफत थी वो ना मिली। शादी के 6 माह बाद एक रोज़ पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और वो साबर को पकड़ कर ले गए। तब पता चला कि वो डकैत है और इसका ताल्लुक डकैती करने वाले एक गिरोह से है। घर में जेवरात और सारा कुछ चोरी का था। साबर को जेल हो गई और सामान पुलिस ने जब्त कर लिया। अब पता चला कि इतनी दौलत कहाँ से आई थी। आज मैं महफूज हूँ और ना मेरी औलाद महफूज है। साबर जेल से रहा होकर भी ना सुधरा। मैंने पछतावे से दामन भर लिया कि खाला की शराफत और सफ़ेद पोशी सोने से ज़्यादा कीमती थी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।